हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 14 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले लेक्चर जो 13 था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वो एक्चुअली होता क्या चीज़ है। तो वैसे ही थ्योरी का टॉपिक बढ़ेगा तो आगे हम लोग को मिलता है आर्ग्यूमेंट, और उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट या तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सेम बातें हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका थ्योरेटिकली क्या होता है और ग्राफिकली क्या होता है, अलजेब्रिकली क्या होता है और डायग्राम में क्या होता है, ग्राफिकली क्या होता है। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। ये हमने बनाया, इसको हमने कहा कॉम्प्लेक्स का प्लेन लेंगे तो ये मेरा होगा रियल एक्सिस, और ये हमारा होगा इमेजिनरी एक्सिस। हाँ, और जैसे ही रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस आ गया तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। हाँ, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर P नाम का कोई पॉइंट है और पॉइंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स A प्लस आई बी। तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि A प्लस आई बी कहने का मतलब हो गया कि A और B मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में हम लोग यहाँ पर लेना चाहेंगे तो x एक्सिस में A हो गया और y एक्सिस में B हो गया। हम रफली इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, P का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो P का जो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ए बी होगा। इसका मतलब x एक्सिस में कितना होगा a डिस्टेंस और b एक्सिस में कितना होगा और y एक्सिस में कितना होगा b। तो इसको मैंने x कहा है, इसको इमेज ऑफ x कहा है, इसको y कहा है और इमेज ऑफ y कहा है। तब मैं इसको ज्वाइन करूं, तो एक डिस्टेंस मिलेगा और फिर से मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और यहां से यहां की बात यदि करूं, इसको ए कहूं तो मेरा जो ओए होगा वो ए यूनिट होगा, इसकी डिस्टेंस ए होगा। और यहां से यहां जो बी होगा, सॉरी यहां से जो पी ए होगा वो हमारा बी होगा, क्योंकि डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है। तो जरा गौर करेंगे, सारी बातें भूल जाएं। अभी यहां पर यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो ये लाइन जो दिख रहा है, ओपी जो लाइन दिख रहा है, ये तो मॉडुलस है ना। ओपी जो लाइन दिख रहा है वो इस प्रकार से रोटेट करता गया होगा, टिक 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 रोटेट करता गया होगा। तो जैसे ही रोटेट करके यहाँ पे वो रुक गया तो जरा गौर करेंगे, यहां पर एक एंगल बना है। जरा गौर करके देखें, यहां एक एंगल बना है और इस एंगल को मैंने क्या किया, थीटा कहा। हाँ, तो आपको बता दें यही जो थीटा है वो हमारा आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक प्रकार का एंगल होता है। तो यहाँ थीटा जो बना है वो आर्ग्यूमेंट है। हाँ, ये थीटा जो बना है वो आर्ग्यूमेंट है। तो ये आर्ग्यूमेंट है, तो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है ध्यान देंगे। आपसे कोई पूछे जाएगा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट इज एन एंगल, एक एंगल है। किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा फाइंड किया जाता है।
बनाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो ये लाइन नहीं होता, और ये लाइन नहीं होता तो एंगल का फॉर्म होना मुश्किल था, हो ही नहीं सकता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म किया जाता है कौन दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। जरा ध्यान देंगे, तो डायरेक्शंस की बात करेंगे। डायरेक्शन जो है मैथ्स में दो हिसाब से होते हैं, जरा गौर करेंगे। मान लें कि ये वॉच है, ये घड़ी है, हाँ, और ये हमारा वॉच है, हाँ, तो घड़ी की जो सुइयां जो होती है, आर्म्स जो होती है, इस दिशा में चलती है, हाँ। तो यदि आप इस प्रकार से चलेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, क्यों वाइज, ये वाइज शब्द, ये वाइज ये वर्ड है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टू फॉलो के लिए। हम यदि इस साइड से जा रहे हैं, ऐसे वॉकिंग करते जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं भाई, तो इन डायरेक्शन ऑफ सर, आप जिधर जा रहे हैं उसके वाइज में आ रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि किसी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो तो हमेशा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। यदि आपका डायरेक्शन ऐसा हो, ध्यान में, तो घड़ी तो ऐसे नहीं घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है, घड़ी की सुइयां ऐसे तो नहीं घूमती है। तो यदि आप, ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन जो होगा, ये यदि डायरेक्शन ऐसे यदि कोई घूमता है, ध्यान देंगे, यदि कोई ऐसे घूमता है, जरा गौर करेंगे, ऐसे घूमता है कोई, यदि कोई डायरेक्शन इस प्रकार से है, ऐसे है, जरा गौर करने देखें, ऐसे है, ऐसे आ रहा है, तो ये घड़ी के विपरीत है, घड़ी की डायरेक्शन, घड़ी के सुइयां के डायरेक्शन के एंटी है, एंटी मतलब ऑपोजिट, तो इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स में है वो डायरेक्शन दो हिसाब से मेजर किया जाता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के सुइयां के अनुरूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुइयां के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ए फॉर एंटी और ए फॉर एड, जिसका मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसको हम लोग प्लस के जैसा, जो पॉजिटिव के जैसा हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगा ये नेगेटिव होगा, याद रखिएगा, नेगेटिव होगा। गणित में, मैथमेटिक्स में डायरेक्शन के मामले में देखा जाए तो दो होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर, उल्टा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये जो एंगल बना हुआ है बहादुर, वो कौन से डायरेक्शन पे है, जरा आप ही बताएंगे, इसका डायरेक्शन कैसा है, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब जो हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि देखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ आर्गुमेंट इज एन एंगल, एक एंगल है, फॉर्म्ड मतलब निर्माण किया गया, फॉर्म्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस में क्या कहते हैं,
रियल एक्सिस, फ्रॉम रियल एक्सिस, और इसी रियल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, है ना, ठीक है, रियल एक्सिस। अब कौन सी डायरेक्शन पे, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां पर, इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लेन। हाँ, जरा गौर करेंगे, डेफिनेशन कितना आसान से, जरा गौर करेंगे। अब सवाल खुद करना है, जवाब खुद देना है, ठीक है। हमारे दिमाग में आया, पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट इज आर्गुमेंट, तो हम लोग छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वर्ड्स में हम लोग इसको जवाब देंगे। तो जितना पूछा जाए उतना ही हम लोग जवाब देंगे। बोलेगा व्हाट इज आर्गुमेंट, तो हम लोग कहेंगे आर्गुमेंट इज एन एंगल, बस, आर्गुमेंट इज एन एंगल। फिर पूछेगा कि ये एंगल तो है लेकिन किसने बनाया, तो बोलेंगे कि फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, किसके द्वारा बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा। फिर से आपको पूछेगा किस डायरेक्शन में बनाया गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहां से जो घड़ी, यदि सुई यहां है, घड़ी का आर्म है, तो टिक 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 घड़ी की सुई तो उल्टा चल रहा है, तो कैसे डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर पूछेगा कहां से मेजर किया गया, क्योंकि एंगल बनने के लिए ऐसे एंगल बनेगा नहीं, इसका कोई इनिशियल साइड तो होगा, तो इनिशियल साइड मेरा ये है, तो कहां से बना, मतलब इनिशियल साइड इसका कौन है, तो एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। तो क्या है, रियल एक्सिस। और फिर पूछेगा कि कहां पे बना है ये कोण, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जहां पर इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर है वहीं बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जहां कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ही तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग कहेंगे कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट इज एन एंगल, एक प्रकार का एंगल है, फॉर्म्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है फ्रॉम रियल एक्सिस, कहां से, रियल एक्सिस से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहां पर, कहां, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। बस ना, आर्गुमेंट का दूसरा नाम क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का पहला नाम क्या है, आर्गुमेंट। हाँ, अब इसको हम लोग कैसे नोटेट करेंगे, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, argument is argument of a complex number z equal to a plus ib is denoted by arg। देखिए arg मतलब आर्ग्यूमेंट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z का, या तो फिर और हम लोग क्या बोलेंगे, AMP, AMP मतलब एम्पलीट्यूड, ना कि एम्पियर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, या तो फिर और नॉर्मली हम लोग कैसे दर्शाते हैं, और हम लोग कैसे शो करते हैं, थीटा से। क्यों थीटा से, क्योंकि एक प्रकार का एंगल है और एंगल को नॉर्मली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ARGZ या तो फिर AMPZ, ठीक ना। एंड डिफाइंड बाय, ध्यान देंगे, एंड डिफाइंड बाय, और जब भी डिफाइंड बाय कहा जाएगा इसका मतलब होगा फॉर्मूला। हाँ, इसका मतलब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफाइंड बाय 10 इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ b बाय a। हाँ, दैट इज, जरा गौर करेंगे, दैट इज AMPZ
या तो फिर ए आर जी जेड या तो फिर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है कि एम्पलीट्यूड ए एम पी भी निकालने के लिए बोले तो वही, ए आर जी भी निकालने बोले तो वही, ये थीटा बोले तो एम्पलीट्यूड है, और टेन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाई ए। अब सवाल आता है कि सर ये फॉर्मूला टेन इनवर्स, हम इसके पता चला कि एम्पलीट्यूड नोटेशन है, आर्गुमेंट का नोटेशन है, थीटा आर्गुमेंट का नोटेशन है, लेकिन ये फॉर्मूला टेन इनवर्स बी बाई ए आया कहां से? इसको निकालने के लिए हम इसी का प्रयोग क्यों करेंगे? इज इट क्लियर? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इस फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं। ठीक, चलिए बाहर प्रूव करते हैं। प्रूव दैट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस i b इज 10 इनवर्स b 10 इनवर्स मोड ऑफ b बाई a। ये कहां से आ गया? एक्चुअली हम लोग देखते हैं सबसे पहले आर्गुमेंट क्या है, एंगल है। किसके द्वारा? कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल है। तो चलिए फिर डायग्राम में उस चीज को ढूंढ लेते हैं ताकि प्रूव करना बिल्कुल आसान होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बात तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। चलिए हम यहां लिखते हैं पी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। हाँ, तो जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि ये P का यदि कोई कोऑर्डिनेट होता तो ए बी होता, मतलब x एक्सिस में a होता, y एक्सिस में b होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में है x एक्सिस y एक्सिस तो होता नहीं है। जो y एक्सिस होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है और ये मेरा रियल एक्सिस है। हम लोग जैसा कि शुरू जान रहे हैं, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, और देखिए यहीं से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना एंगल, हाँ डायरेक्शन में बना एंगल, तो यहां जो एंगल बना हुआ है थीटा, यही हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। यही थीटा हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, और ये हमारा क्या है, यही हमारा वाट है। इसी को हमें निकालना है, पता चला है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ऐसे मैं ज्वाइन कर दूं और इसको मैं ए कर दूं। हाँ, तो बताइए यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा वो OA होगा, और OA का जो वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस में स्मॉल a है। हाँ, और यहां पर जो देखिए PA जो होगा, PA कितना डिस्टेंस होगा, जो y एक्सिस में है, इमेजिनरी एक्सिस में वो b है। हाँ, तो जो बात हमने यहाँ पर फिगर में दर्शाया है उस चीज को लिख लेते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। फ्रॉम डायग्राम जरा गौर करेंगे। एंगल AOP इक्वल टू क्या माने, थीटा हमने मान लिया। ठीक, और OA का डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिला, स्मॉल a, एंड OP का वैल्यू क्या मिला, स्मॉल b। क्योंकि ये लेंथ यूनिट हो सकता है ना, ये लंबाई यूनिट हो सकता है। तो जरा गौर करेंगे, मैंने OA को स्मॉल a बोल दिया, इसको भी किसके कारण स्मॉल a बोल पाया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कारण। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो लोग a इसको नहीं बोल पाते, b इसको नहीं बोल पाते। तो यहाँ हो गया। अब मुझे थीटा निकालना है। नाउ जरा गौर करेंगे, यहाँ देखने वाली बात क्या है, नाउ हम लोग क्या मिलेगा देखेंगे आप, टेन थीटा, याद कीजिए टेन थीटा 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे 8.1 में ट्रिगोनोमेट्री। वहां हम लोग क्या सीखे थे, परपेंडिकुलर
एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP। सर राइट एंगल ट्रायंगल आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब भी साइन कोस टेन ट्रिगोनोमेट्री का बात आता है तो राइट एंगल में ही ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ एक राइट एंगल OAP ढूंढा और उसके बारे में ढूंढ रहा हूँ। तो चलिए OAP का जो डायग्राम है उसके हुलिया को मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसा ही है, ये हमारा O है, ये हमारा A है और ये हमारा P है। जैसे ही ये हमारा दिया गया होता है, जैसे ही हमारा z इक्वल टू a प्लस आई भी दिया गया, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है वैसे मुझे ये पता चल जाता है कि b है और ये हमारा a है। ठीक है, जैसे ही को कॉम्प्लेक्स नंबर देगा ये दोनों का पता होने लगता है, कुछ भी निकालने का आवश्यकता नहीं है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहां पर टेन थीटा, ये जो के थीटा है, और बताइए जहां पर हम लोग एंगल लेते हैं तो ये मेरा बेस का काम करेगा और ये मेरा क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनस। हाँ, मतलब ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। हिंदी मीडियम में आधार बोलते हैं, लंब बोलते हैं और कर्ण बोलते हैं। तो चलिए बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है, तो टेन थीटा हम लोग क्या सीखे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना सीखे हैं। तो जरा गौर करेंगे कि यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू, जरा गौर करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है बताइए, PA है या AP है, और बेस कौन है, OA है। तो बताइए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू PA का वैल्यू कितना है बताइए, स्मॉल b है, और ये क्या है, OA का वैल्यू कितना है बताइए, A है। गलत बात, यहाँ पर PA ना होगा, AP होगा, मैंने OP लिखा है। ठीक है, अब ये मेरा मिला, ये नेगेटिव ना मिले इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको मैग्नीट्यूड लेते हैं। किसी भी चीज को यदि ये नेगेटिव है, इसको मैग्नीट्यूड दे दिए तो हमेशा 3 देगा। तो ये नेगेटिव ना मिले, ये नेगेटिव ना मिले, इसीलिए हम लोग इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि B और A तो डिस्टेंस है, अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन B और A तो क्या है, डिस्टेंस है। तो हम लोग डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडुलस लेंगे। तो जरा गौर करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू हमने b बाई ए लिया। जरा गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देंगे, x प्लस 3, जैसे देखेंगे 3x इक्वल टू 2 है, जैसे ही ये x को छोड़ता है इधर आगे क्या होता है, x इक्वल टू 2 बाई 3 हो जाता है। तो अदला बदली जिस प्रकार होता है, साइड चेंज करता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे, एक बार गौर करेंगे, यहाँ पे हम थीटा को छोड़ने वाले हैं। हाँ, तो बच कौन गया, 10 को हम उधर ले जाएंगे, तो जैसे ही 10 उधर चल जाता है बहादुर, तो याद रखिएगा थीटा इक्वल टू यहाँ बनता है 10 इनवर्स, और ये क्या बच गया, b बाई ए। तो यही थीटा हमारा क्या था, यही थीटा हमारा क्या था, यही थीटा हमारा एम्पलीट्यूड था। तो हम लोग कहेंगे यही थीटा हमारा क्या था बाबू, एम्पलीट्यूड था z का, और इसी को हम लोग क्या मिल गया, 10 इनवर्स b बाई ए। समझ बात, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। हाँ, जरा थोड़ा सा और हम बात करें, ये तो प्रूव हो गया, थोड़ा सा और हम बात करें कि एम्पलीट्यूड, नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, 10 इनवर्स b बाई ए लिखा। लेकिन बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, सिंस z इक्वल टू क्या है, a प्लस आई भी है, यही ना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो a मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, a है, और b मेरा क्या है, बोलिए, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये b है। तो इसीलिए हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, 10 इनवर्स, ये हमारा b क्या है, देखिए b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ मॉडुलस क्यों लिया गया? नेगेटिव को बचाने के लिए। ठीक है, आई होप दैट कि आप इसको समझ लिए होंगे। समझ? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यदि समझ आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या है। ठीक, चलिए अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, ठीक, कि सर आपने 10 ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं ले सकते थे, कोस क्यों नहीं ले सकते थे? हाँ, obviously we can take sine, we can take cos, we can take cot, sec, cosec कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 क्यों लिया गया है? जैसा कि हमने अभी तुरंत आपको बोला कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, आपका ये मिलेगा और ये बी मिलेगा। इसका मतलब जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिला आपका यहाँ पर, तो आपका बेस मिल गया डायरेक्टली और परपेंडिकुलर मिल गया डायरेक्टली। और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में होता है? या तो 10 में होता है या तो फिर कोट में होता है। तो 10 ले सकते हैं या तो फिर कोट ले सकते हैं, लेकिन कोट हमें कभी कभी नेगेटिव देता है, इसीलिए हम लोग कोट को नहीं लेते हैं। 10 लेना आसान होता है, हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है। कोट भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, कॉसेक भी ले सकते हैं, कोस भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं सबको? क्योंकि 10 जो है ये सीधे तौर पे परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है, और जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो वो हमारा बेस और परपेंडिकुलर देता है। यदि साइन लेंगे तो मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस भी हम लोग निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस भी हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझना, यदि हाइपोटेनस निकाले तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, हाइपोटेनस भी निकाल के हम लोग ले सकते हैं और उससे भी आर्गुमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप क्या है। चलिए, यदि हम लोग साइन लेते हैं तो जरा ध्यान देंगे, 4 केस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा का केस लेते हैं तो क्या होगा? सोचिए, हम लोग को क्या दिया गया है, बेस कितना है, ये ए है, और परपेंडिकुलर कितना है, बी है। तो बताइए इन ट्रायंगल ओ ए पी, हाँ जरा हाइपोटेनस जरा गौर करेंगे, देयरफॉर हाइपोटेनस कौन है, ओपी है, और ये हमारा क्या निकलेगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यही हाइपोटेनस, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यही ना हाइपोटेनस मॉडुलस है, यही नहीं? हाइपोटेनस मॉडुलस यही नहीं सीखे थे लोग कि ओरिजिन से लेकर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट होता है वहां से जो डिस्टेंस प्लस को हम मॉडुलस कहते हैं, और हम यही निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल गया। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड का काम कर रहा है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग आर भी कहते हैं। तो जरा गौर करेंगे, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बहादुर, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेनस, हाँ मिलेगा लंब बटा कोण। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, बोलिए बी है, हाइपोटेनस कितना है, आर है। देखिए हाइपोटेनस आर है ना, तो ये हम लोग ले सकते हैं। और यदि हम लोग cos थीटा लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, जरा बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं बेस होता है, बेस में क्या होगा, ए बाई हाइपोटेनस क्या है, आर है। तो हम लोग चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को, लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं ये दोनों फॉर्मूला क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए अभी इस फॉर्मूला को लाने के लिए साइन और कोस में टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मॉडुलस निकालना पड़ गया, और ये एक्स्ट्रा काम है। तो इस एक्स्ट्रा काम से बचने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या लेते हैं, 10 लेते हैं।
तो बुक में कभी कभी ये भी डेफिनेशन लिखता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ आर्गुमेंट थीटा इज satisfied sin theta equal to this and cos theta equal to this। ठीक है, sin theta बराबर a by r, जहां पर sin theta की बात करेंगे, गौर करेंगे यहां पर sin theta की बात करेंगे तो ये b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, हाँ, बाय r क्या है, मॉडुलस है, और cos थीटा क्या है बताइए, a क्या है, रियल पार्ट है, और b r क्या है, मॉडुलस ऑफ z है। ठीक है, कई बार कहता है कि यदि ये दो इक्वेशन को थीटा सेटिस्फाई करता है, मानता है, थीटा का मान रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये थीटा जो होगा वो आर्गुमेंट होगा। बुक का डेफिनेशन ये कहता है, और हम लोग का डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, थीटा आर्गुमेंट एक एंगल है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है, और किस प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और यहां से कोई आपका कोई प्रश्न नहीं होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसके आगे कुछ रिमार्क्स हैं आर्गुमेंट का, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। और मैंने आज उसकी चर्चा इसलिए नहीं किया कि जब तक आप इसका एक बार रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी बातें जो है रिमार्केबल पॉइंट से आपको समझ नहीं आएगा, मुझे समझाना थोड़ा टफ पड़ेगा और आपको समझना भी टफ पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इसको ऑब्वियसली ठंडे दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता स्टडी कर लें, और स्टडी करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे और रिमार्केबल पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और ये सीखेंगे कि हम लोग एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तब तक आप पढ़िए घर पे और इसको रिवीजन कीजिए, जो हमने बताया उसको रिपीट कीजिए, और फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।